आचार्य राठौर और अन्य लोग हैरान और क्रोधित थे। वे हमेशा से काफी लापरवाह रहे थे, आर्यन को नीचा समझते थे और एक आकाश तत्व क्षेत्र वाले आर्यन को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। धराचरम महापूर्णता के महारथियों के रूप में आचार्य राठौर और उनके साथियों में से किसी में भी आर्यन को एक थप्पड़ में मौत के घाट उतारने की क्षमता थी। इसके अलावा 6 धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले योद्धा और 1000 से अधिक आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं के होते हुए भले ही आर्यन के 3 सिर और 6 हाथ होते, वह किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता था। इसलिए आचार्य राठौर और अन्य लोगों ने आर्यन के बगल में उगने वाले उस अजीब कवक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अभिमानी योद्धाओं की हमेशा हार होती है, यह प्राचीन काल से ही सच है। जब तक आचार्य राठौर और अन्य लोगों को इसका एहसास हुआ, हत्यारा व्यूह पहले ही सक्रिय हो चुका था और वे खौफनाक हत्यारे व्यूह से घिर चुके थे, जिससे वे एक पल के लिए घबरा गए। तुम कमीने छोकरे, आर्यन, मैं नक्षत्र गुरुकुल का एक आचार्य हूं। अगर तुम मुझे अभी बाहर जाने दो तो मैं मान लूंगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं। क्या तुम गुरुकुल के एक आचार्य को मारने की हिम्मत भी कर सकते हो? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम नक्षत्र गुरुकुल क्यों आए हो, लेकिन सत्य ड्रैगन नगर में आने का इतना बड़ा जोखिम उठाने के पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी। यदि तुम नक्षत्र गुरुकुल के एक आचार्य को मारते हो तो नक्षत्र गुरुकुल तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, आचार्य राठौर ने धमकी दी। इस समय वह केवल आर्यन पर दबाव डालने के लिए नक्षत्र गुरुकुल का नाम इस्तेमाल कर सकता था। आर्यन की सत्य ड्रैगन नगर की कई महान शक्तियों के साथ गहरी दुश्मनी थी, फिर भी उसने खतरे को नजरअंदाज किया और नक्षत्र गुरुकुल में शामिल होने के लिए सत्य ड्रैगन नगर आ गया। उसकी जरूर कोई योजना होगी, वरना वह इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाता? खतरे की इस घड़ी में भी आचार्य राठौर ने इस बात को सोचा और आर्यन को धमकाने के लिए नक्षत्र गुरुकुल का सहारा लिया। एक बार जब नक्षत्र गुरुकुल को पता चल गया कि आर्यन ने एक आचार्य को जाल में फंसाकर मार डाला है, तो नक्षत्र गुरुकुल निश्चित रूप से आर्यन को पनाह नहीं देगा। आर्यन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह आचार्य राठौर के इरादे को समझ गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम बस एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति हो जिसने मुझ पर हमला किया, जो शायद एक स्वतंत्र साधक है और मेरे शरीर के खजानों पर नजर गड़ाए हुए है। नक्षत्र गुरुकुल के आचार्य तो अभी भी युद्धपोत पर हैं। वे इस वीराने में कैसे हो सकते हैं? क्या? आचार्य राठौर और अन्य लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। आर्यन अनजान बनने का नाटक कर रहा था। क्या वह उन्हें महज राहगीर समझकर मार डालना चाहता था? वे नकाब पहनकर इसलिए आए थे क्योंकि वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी ही कब्र खोद ली है। आर्यन, आज रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलत फहमी है। जब तक तुम इस हत्यारे व्यूह को हटा लेते हो, हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। अपने बीच की शांति को क्यों बिगाड़ना? हम सभी साथी शिष्य हैं, हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। आचार्य वर्मा ने एक सज्जन बूढ़े व्यक्ति की तरह अभिनय करते हुए नरमी से कहा। आर्यन हंसा। बूढ़े कुत्ते, तुम क्या हो? यह हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। हत्यारा व्यूह हटा लूं? क्या मजाक है? तुम्हारे जैसे खलनायकों के होते हुए अगर मैंने हत्यारा व्यूह हटा लिया तो मुझे डर है कि अगले ही पल तुम मुझे जहर दे दोगे। कितनी नादानी की बात है। तुम 100 या 200 साल जी चुके हो और अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान है? आर्यन, तुम्हारे पास बेशक एक हत्यारा व्यूह है, लेकिन जल्दबाजी में बनाए गए हत्यारे व्यूह में कितनी ताकत हो सकती है? यदि हम अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तो यह केवल दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह ही होगा। क्या तुमने इस पर अच्छी तरह से विचार किया है? आचार्य यश ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए अपना हमेशा वाला आचार्य का रुतबा दिखाया, जिससे वह आर्यन को डराकर हत्यारा व्यूह हटाने के लिए मजबूर करना चाहता था। एक बार जब हत्यारे व्यूह का खतरा टल जाएगा तो आर्यन एक मछली के समान होगा और वे कसाई होंगे और स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी। आम शिष्य जब किसी आचार्य की पूछताछ का सामना करते हैं तो वे घबरा जाते हैं और अंततः चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं। हालांकि आचार्य यश ने गलत इंसान को चुना था। उसने आर्यन से निपटने के लिए इतनी बचकानी चाल का इस्तेमाल किया।
आर्यन उसकी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता था। आर्यन जोर से हंसा। बूढ़े कुत्ते, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह हत्यारा व्यूह कितना शक्तिशाली है। जहां तक दोनों के नुकसान की बात है, तो तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझते हो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि एक हत्यारा व्यूह असल में कितना खौफनाक होता है। आर्यन, मेरी 2 जुड़वां पोतियां हैं जो तुम्हारी मंगेतरों से कुछ कम खूबसूरत नहीं है। उनकी प्रतिभा भी अच्छी है। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं एक आचार्य के रूप में उनकी शादी तुमसे तुम्हारी उपपत्नियों के रूप में करवा दूंगा। हालांकि तुम्हारी पहले से ही 2 मंगेतर हैं, लेकिन आर्य कुल के सम्राट पुत्र के रूप में 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां होना बहुत आम बात है। एक छोटी सी बात के लिए हमारे आपसी संबंधों को क्यों बिगाड़ना? आचार्य जायसवाल ने एक बेहद लुभावना प्रस्ताव देते हुए मुस्कुराकर कहा। जवान लड़के जो जोश से भरे होते हैं, औरतों के प्रलोभन से कैसे बच सकते हैं? जब तक वह जिंदा बाहर निकल सकता था, तब तक आचार्य जायसवाल के पास बाद में अपनी बात से मुकरने का मौका होगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आर्यन को राजी करना था। अगर आर्यन उसे बाहर जाने देता है, भले ही उसने जायसवाल परिवार की सभी युवतियों को आर्यन को सौंपने का मौखिक वादा किया हो, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वैसे भी इसका कोई सबूत तो था नहीं। वह कोई उपपत्नी नहीं रखेगा। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, मेघना और कृतिका ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। वे दोनों नहीं चाहती थीं कि आर्यन किसी और को उपपत्नी बनाए। यहां तक कि एक मौखिक समझौता भी उन्हें नामंजूर था। आर्यन ने हाथ हिलाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया, फिर अपने मुंह के कोने से लार पोंछते हुए उत्सुकता से पूछा, सच में? क्या तुम्हारी दोनों पोतियां बहुत खूबसूरत हैं? स्विश स्विश। आचार्य जायसवाल बहुत तेज थे। उन्होंने तुरंत अपनी ऊर्जा का उपयोग करके हवा में चित्र बनाए और तेजी से 2 हूबहू दिखने वाली युवतियों की तस्वीरें उकेर दीं। वे दोनों युवतियां वास्तव में बहुत खूबसूरत थीं। हालांकि वे कृतिका और मेघना जितनी खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन वे काव्या से ज्यादा कम भी नहीं थीं। आर्यन, देखो, ये हैं वो दोनों बहनें। बस तुम इस बूढ़े को बाहर जाने दो। ये दोनों बहनें तुम्हारी उपपत्नियां बन जाएंगी। आचार्य जायसवाल ने मन ही मन व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए सोचा कि युवा लोग वास्तव में सुंदरता के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। अपनी मंगेतरों के मौजूद होने के बावजूद वह उपपत्नी रखना चाहता था, लेकिन बाहर से उसने खुद को बहुत सच्चा दिखाया। आर्यन जोर से हंसा। उसके मुंह के कोनों से लार टपकने ही वाली थी। उसकी आंखों में एक दीवानगी दिख रही थी और उसने बेसब्री से पूछा, क्या वे अभी भी कुंवारी हैं? क्या उनकी सगाई किसी से हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से कुंवारी हैं, वरना वे आर्य कुल के सम्राट पुत्र के लायक कैसे हो सकती हैं? बस तुम हां कह दो, वे आज से ही तुम्हारी उपपत्नियां बन जाएंगी। तुम मुझे बाहर जाने दो। मुझ पर एक एहसान करो और तुम्हें 2 खूबसूरत उपपत्नियां मिल जाएंगी, तो हर्ज ही क्या है? आचार्य जायसवाल ने आर्यन के चेहरे के भाव देखे और समझ गए कि बात बन सकती है। आर्यन ने विचार करते हुए कहा, यह शर्त तो वास्तव में बहुत अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य आचार्य भी मुझसे भीख मांगना चाहते हैं? तुम रश्मि के द्वारा छोड़े गए एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। मुझसे भीख मंगवाने के बारे में सोचना भी मत। आचार्य राठौर गुस्से से दहाड़े। वे आर्यन के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। आर्यन वो मंगेतर था जिसे रश्मि राठौर ने छोड़ दिया था। अगर वह आर्यन के सामने झुक जाता है तो उसके राठौर कुल की क्या इज्जत रह जाएगी? इसके अलावा आर्यन के स्वभाव को देखते हुए वह शायद उन्हें वैसे भी जिंदा वापस जाने नहीं देगा। आर्यन ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ उठाते हुए हवा में कई व्यूह रचनाएं बना दी। बूम! एक नक्षत्र आकाश से नीचे उतरा जो भयानक शक्ति बिखेर रहा था। उसने आचार्य राठौर को निशाना बनाया और एक ही प्रहार में उन्हें दूर उड़ा दिया। आचार्य राठौर ने खून की एक बड़ी उल्टी की। उन्हें काफी गंभीर चोट आई थी। आर्यन ने फिर ठंडी निगाहों से आचार्य जायसवाल और अन्य लोगों को देखा और उदासीनता से कहा, देखा, यह होता है अंजाम। क्या तुम मुझसे भीख मांगना चाहते हो? मैं एक नरम दिल वाला इंसान हूं। जब कोई मुझसे रहम की भीख मांगता है तो मुझसे सहा नहीं जाता।
एक बार जब वे मुझसे भीख मांगते हैं तो मैं पिघल जाता हूं। मेरी एक भतीजी है जिसके पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया है। वह एक समझदार और आकर्षक युवती है और मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूं। आचार्य वर्मा ने दांत पीसते हुए अपनी शर्त रखी। आचार्य यश भी पीछे नहीं रहे। मेरी एक बेटी है जिसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की प्रबल इच्छा है और वह मामलों को संभालने में बहुत सक्षम है। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूं। बाकी सब चुप हो गए। 6 काले कपड़े पहने हुए धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले योद्धा और आचार्य राठौर झुकने को तैयार नहीं थे और उन्होंने मरने तक लड़ने की ठान ली थी। हाँ, असल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे आकाश तत्व क्षेत्र के लोग किसी भी कीमत पर यहां से जिंदा नहीं लौट सकते। आज रात खून तो बहेगा ही। हालांकि चूंकि आप तीनों इतने उदार हैं तो मैं सच में आपकी इज्जत करने से इनकार नहीं कर सकता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है इज्जत करने से? तुम्हारी नजर तो बस उन सुंदरियों पर है जिनकी हमने पेशकश की है। आचार्य जायसवाल, आचार्य वर्मा और आचार्य यश मन ही मन बहुत खुश हुए। वे आर्यन से नफरत करते थे और बाहर निकलते ही उससे निपटने की योजना बना रहे थे। आचार्य वर्मा मुस्कुराए। अगर ऐसी बात है तो हमें बाहर निकालो, हम निश्चित रूप से अपने वादे पूरे करेंगे। रुको, एक छोटा सा काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आचार्य राठौर और वे 6 लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप तीनों की ताकत से आप उन्हें मार सकते हैं। बस तुम उन्हें मार दो और आज रात का यह मसला खत्म हो जाएगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? आचार्य वर्मा के मुस्कुराते हुए चेहरे की मुस्कान जम गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन ऐसी मांग करेगा कि वे आचार्य राठौर और धरा चरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले 6 काले कपड़े पहने योद्धाओं को मार डालें। इसके अलावा आर्यन ने यह इतनी सहजता से कहा था मानो यह कोई बहुत छोटी सी बात हो। क्या यह कोई छोटी बात है? लानत है। आचार्य वर्मा गाली देना चाहते थे। यह कोई छोटी बात कैसे हो सकती है? एक धराचरम महापूर्णता वाले महारथी और धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले 6 योद्धाओं को मारना कहीं से भी छोटी बात नहीं लगती। भाई वर्मा, भाई जायसवाल, भाई यश, आपको बिल्कुल भी इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। आर्यन धोखेबाज है। वह हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह इसका फायदा उठा सके। यह सुनकर आचार्य राठौर ने खून की एक उल्टी की। गुस्से के कारण उनकी पिछली चोटें और भी गहरी हो गई थीं। आर्यन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देखो, वह फिर से हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम तो लगभग समधि बनने वाले हैं और वह अभी भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग अभी तक उसे मार क्यों नहीं रहे हैं? कैसे समधि? क्या तुम उन्हें जाने दोगे? तुम बस इतना चाहते हो कि हम एक दूसरे को घायल कर दें ताकि तुम आसानी से सभी को मार सको। आचार्य राठौर दहाड़े। उन्हें इस तथाकथित रिश्तेदारी से नफरत हो रही थी। दोनों में से कोई भी पक्ष सच्चा नहीं था, तो फिर यह समधि बनने की बात कहां से आ गई? आचार्य वर्मा और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे हिचकिचाए। आचार्य राठौर सही कह रहे थे। उनके अब तक के अवलोकन के आधार पर आर्यन निश्चित रूप से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था जो उन्हें जिंदा नहीं जाने देगा। हालांकि उन्होंने व्यूह रचनाओं की शक्ति भी देखी थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वे इसे तोड़कर बाहर निकल पाएंगे। बूम! जब आचार्य वर्मा और अन्य लोग हिचकिचा रहे थे, आर्यन ने अपना हाथ उठाया और हवा में कई व्यूह रचनाएं बना दी। नक्षत्रों की रोशनी तलवारों के रूप में घनीभूत हो गई और तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। स्विश स्विश स्विश! तुरंत 1 दर्जन से अधिक आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा नक्षत्रों की रोशनी से बनी उन तलवारों से छिद गए और खून के तालाब में गिर पड़े। व्यूह रचनाओं की शक्ति खौफनाक थी। हिस्सा तीनों आचार्य वर्मा, आचार्य जायसवाल और आचार्य यश कांप उठे। वे बुरी तरह डर गए थे। आर्यन ने यह सब देखा और व्यंग्य से कहा, सज्जनों, क्या अब आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है? अगर मैं आपको मारना चाहता तो मुझे कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन मैं अब भी युवा हूं और बहुत गहरी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। उस बूढ़े कुत्ते की बातों में मत आइए, जल्दी से उसे मार डालिए। भाई राठौर, मुझे क्षमा करना। भगवान करे अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बनो। आर्यन,
हम उन्हें मार देंगे, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हारी 2 जुड़वां उपपत्नियां अभी भी सत्य ड्रैगन नगर में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आचार्य वर्मा दहाड़े और आचार्य राठौर की ओर दौड़ पड़े। आचार्य यश भी चिल्लाए और आचार्य राठौर पर हमला करते हुए बोले, मेरी सक्षम बेटी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके साथ होने से भविष्य में तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे। हमारे कुल की वो खूबसूरत महिला अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम उस पर अपना सारा प्यार लुटा सकते हो। आचार्य जायसवाल ने मुस्कुराते हुए कहा और धरा चरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले 6 काले कपड़े पहने योद्धाओं की ओर झपटे। आचार्य राठौर हैरान और क्रोधित थे। तुम आर्यन, तुम फूट डाल रहे हो। आह, मैं तुम सबसे लड्डूंगा। चलो देखते हैं आज कौन मरता है। आचार्य राठौर गुस्से और सदमे में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीनों आचार्य वास्तव में आर्यन की बकवास पर विश्वास कर लेंगे और सबसे पहले उन्हें ही मारने की कोशिश करेंगे। तीनों आचार्यों के अपने अपने विचार थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आर्यन की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यूह रचनाएं बहुत शक्तिशाली थीं। वे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकते थे। वे केवल आर्यन पर विश्वास करना चुन सकते थे और सबसे पहले आचार्य राठौर और अन्य 6 को मार सकते थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तारों भरी रात के नीचे सत्य ड्रैगन पर्वत श्रृंखला मार काट से गूंज उठी। व्यूह रचनाओं के भीतर एक आंतरिक संघर्ष और भयंकर नरसंहार सामने आ रहा था। आचार्य वर्मा और आचार्य यश ने आचार्य राठौर को घेर लिया, जबकि आचार्य जायसवाल ने अकेले ही धरा चरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले 6 काले कपड़े पहने योद्धाओं से मुकाबला किया। यह एक नरसंहार था, एक ऐसा नरसंहार जिसकी योजना आर्यन ने रची थी। तीनों आचार्यों के पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल तभी बचने की कोई उम्मीद थी। अन्यथा वे निश्चित रूप से व्यूह रचनाओं द्वारा नष्ट कर दिए जाते। लड़ाई आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गई। आचार्य वर्मा और आचार्य यश की युद्ध शक्ति आचार्य राठौर से बहुत अलग नहीं थी। 2 के खिलाफ 1 आचार्य राठौर कैसे टिक सकते थे? सैकड़ों वार के बाद आचार्य राठौर लगातार पीछे हटने लगे। हजारों वार के बाद आचार्य राठौर को अंततः मार गिराया गया। आचार्य वर्मा और आचार्य यश की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्होंने खून की बड़ी उल्टियां की। इनकी तुलना में आचार्य जायसवाल थोड़े अधिक सहज थे। उन्हें केवल मामूली चोटें ही आई थीं। उन्होंने धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले 6 काले कपड़े पहने योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। आर्यन यह सब ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण वाले वे 6 योद्धा शाही लोहिया परिवार से थे। आचार्य वर्मा और अन्य लोग जो 1 या 200 वर्षों से जीवित थे, वास्तव में इतने साहसी थे कि वे लोहिया परिवार के योद्धाओं को भी मार सकते थे। आर्यन, क्या अब तुम हमें जाने दे सकते हो? आचार्य वर्मा ने भारी सांस लेते हुए कहा। वह बुरी तरह घायल थे। उन्होंने इस बार आचार्य राठौर को मारने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। आर्यन ने उलझन में पूछा, क्या मैंने अभी कहा था कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा? कृतिका, क्या तुमने मुझे ऐसा कहते सुना? नहीं आर्यन भाई, क्या इस बूढ़े को मतिभ्रम हो रहा है? कृतिका ने आर्यन का पूरा साथ देते हुए एक हैरान चेहरे के साथ कहा। क्या? आचार्य वर्मा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे लगभग गिर ही पड़े। वे जानते थे कि उन्हें आर्यन ने फिर से धोखा दिया है। यह जानते हुए भी कि यह एक जाल था, उन्हें फिर भी इसमें फंसना पड़ा, क्योंकि व्यूह रचनाएं बहुत शक्तिशाली थीं। वे सब मिलकर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए जब आर्यन ने उन्हें आचार्य राठौर और अन्य 6 को मारने के लिए कहा, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। उन्होंने उम्मीद की एक किरण जगाए रखी थी कि अगर आर्यन सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गया तो वे बच जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उनके द्वारा बताई गई जुड़वां बहनों, युवती और परिपक्व महिला से पूरी तरह अप्रभावित रहेगा और वह अपनी बात से मुकर जाएगा। आर्यन, तुमने अभी खुद ही यह बात कही थी। क्या तुम्हें चिंता है कि हम अपनी बात से मुकर जाएंगे? हम कसम खा सकते हैं कि बाहर निकलने के बाद हम अपना वादा पूरा करेंगे।
आचार्य वर्मा ने लगभग आसमान की ओर हाथ उठाकर कसम खाते हुए कहा। आर्यन ने अपने हाथ फैलाए। ऐसा करते हैं। तुम उन सभी कष्टप्रद साथियों को भी मार डालो और मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। हम अब तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आचार्य यश दहाड़े। आर्यन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो चलो हम सब एक कसम खाते हैं। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम मुझे जुड़वां बहनें, युवती और वह परिपक्व महिला सौंप दोगे। ठीक है। इसलिए उन चारों ने अपनी कस्में खानी शुरू कर दी, जिसका सार यह था कि आर्यन उन्हें बाहर जाने देगा और आचार्य वर्मा और अन्य लोग जुड़वां बहनों, युवती और परिपक्व महिला को आर्यन को सौंप देंगे। कस्में जल्दी ही पूरी हो गईं और चारों अस्थायी रूप से एक आम सहमति पर पहुंच गए। आर्यन मुस्कुराया। कसम ली जा चुकी है। आप तीनों ने बहुत मेहनत की है। आर्यन, अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो तुम्हें भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मार डालो। आचार्य वर्मा दहाड़े और आकाश तत्व क्षेत्र के 1000 से अधिक काले कपड़े पहने योद्धाओं की ओर झपट पड़े। मार डालो। आचार्य यश और आचार्य जायसवाल ने भी अपने गुस्से को दबाते हुए उनका अनुसरण किया और हमला बोल दिया। छपाक छपाक छपाक। जब धराचरम महापूर्णता के महारथियों ने अपनी चाल चली तो वे लोग उनके सामने कैसे टिक सकते थे। उन्हें जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया गया और अब तक तीनों आचार्य लगभग पूरी तरह से थक चुके थे। वे मुश्किल से अपनी 10% ताकत का इस्तेमाल कर पा रहे थे। उनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वे गंभीर रूप से घायल थे। आर्यन, हमने कर दिया। अब हमें बाहर निकालो। आचार्य वर्मा हांफते हुए पास आए। आर्यन जोर से हंसा। ठीक है, आप तीनों ने बहुत मेहनत की है। अब मुझे आपको एक बात बतानी है। असल में ये व्यूह रचनाएं सिर्फ एक खोखला आवरण है, जैसा कि आपने कहा था, जो सिर्फ गरजती हैं पर बरसती नहीं। यह आप जैसे इतने सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं फंसा सकती थीं। हालांकि सभी को मारने में आपकी मदद की बदौलत अब केवल आप 3 ही बचे हैं जो बुरी तरह घायल हैं और मौत के कगार पर हैं। व्यूह रचनाएं अब आपको पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं। खौक खौक खौक। आचार्य वर्मा, आचार्य यश और आचार्य जायसवाल, जिन्होंने अभी अभी खून थूकना बंद किया था, यह सुनकर कई घूंट खून की उल्टी कर बैठे। उन्हें धोखा दिया गया था, पूरी तरह से धोखा दिया गया था। आर्यन, भूलो मत, तुमने हमें बाहर निकालने की एक गंभीर कसम खाई है। आचार्य वर्मा दहाड़े। उन्हें इस महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। आर्यन हंसा। मैंने तुम्हें बाहर निकालने की कसम खाई थी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि मैं जीवित लोगों को बाहर निकालूंगा। अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। एक बार जब तुम मर जाओगे तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। आर्यन, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। आचार्य वर्मा निराशा में ढह गए। आचार्य वर्मा और बाकी लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने इतनी बारीक बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था और बस जोश में आकर कस्में खा ली थीं। किसने सोचा था कि आर्यन ने सिर्फ यह कहा था कि वह उन्हें बाहर जाने देगा, लेकिन उसने यह कभी नहीं कहा कि वह उन्हें जिंदा बाहर भेजेगा या मारकर उनकी लाशें बाहर फेंकेगा। वे तीनों पूरी तरह से हार मान चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन ने इतनी बड़ी चाल चली थी। हाँ, ये सच में कितने मूर्ख हैं। आर्यन भैया ने इन तीनों बुढ़ों को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेघना ने शांत स्वर में कहा, जब जान पर बन आती है तो अक्सर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लालच में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। असल में इतनी जल्दी कोई इतना भयानक हत्यारा व्यूह कैसे बना सकता है? वह हत्यारा व्यूह पूरा था ही नहीं। आर्यन का उस हत्यारे व्यूह को चालू करना और डराना सिर्फ एक दिखावा था। उसका असली त्रुप का इक्का तो इन तीनों भी को अपने अपराध में शामिल करना था। अगर इन तीनों ने उन लोगों को नहीं मारा होता और खुद बुरी तरह घायल नहीं हुए होते तो शायद यह जल्दबाजी में बना हत्यारा व्यूह उनकी जान नहीं ले पाता और तब शायद हम सब यहां मारे जाते। गार्गी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इस मुश्किल वक्त में आर्यन का इतना तेज दिमाग चलना सच में कमाल की बात थी। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि अगर वह आर्यन की जगह होती तो शायद सीधे उन लोगों से भिड़ जाती, लेकिन तब अंजाम यह होता कि उसके अपने लोग पूरी तरह से खत्म हो जाते। जबकि आचार्य वर्मा और उनके साथियों का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आर्यन ने डराने और फुसलाने दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया।
उसने इंसान की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपने व्यूह की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और आचार्य वर्मा समेत दोनों आचार्यों को उन काले कपड़ों वाले लोगों पर हमला करने के लिए भड़का दिया। अंत में काले कपड़ों वाले लोगों ने एक दूसरे को ही काट डाला और पीछे सिर्फ बुरी तरह से घायल, मौत के करीब खड़े आचार्य वर्मा और उनके 2 साथी बच गए। भयानक। काव्या, युवान और अप्सरा कुल की अप्सरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर आर्यन ने इतनी सटीक योजना नहीं बनाई होती तो अब तक वे सब लाशों में बदल चुके होते। और तो और आचार्य वर्मा और बाकी लोगों की नीयत देखते हुए वे लोग मरने से पहले उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वैसे तो वे सब पहले से ही जानते थे कि आर्यन कितना खतरनाक है, लेकिन आज आर्यन को लेकर उनकी समझ और भी गहरी हो गई थी। यह लड़का सच में हदों से ज्यादा खूंखार था। अगर कोई उसका दुश्मन बनता है तो उसे या तो तुरंत आर्यन को मार देना चाहिए या फिर आर्यन के बिछाए जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मरने का इंतजार करना चाहिए। तीनों लड़कियां कांप उठीं और मन ही मन खुश हुईं कि वे सही पक्ष में खड़ी थीं, वरना नील मेघ युद्ध के दौरान ही वे तीनों लाशों का ढेर बन चुकी होती। गार्गी और कृतिका दोनों ही बहुत समझदार थीं, लेकिन आर्यन के सामने उन्हें महसूस हुआ कि वे इतने कम समय में इतनी गहरी चाल नहीं चल सकती थीं। सिर्फ मेघना थोड़ी शांत थी। वह देव रहस्य वंश की भविष्यवाणी विद्या की साधना करती थी, और जब आर्यन अपनी योजना बना रहा था तो सिर्फ वही थी जो आर्यन के इरादों को समझ पाई थी। आर्यन ने अपनी ठंडी निगाहें बुरी तरह घायल आचार्य वर्मा और उन दोनों आचार्यों पर डालीं और बेहद बेरुखी से कहा, तीनों आचार्यों, कृपया शुरू करें। खुद ही अपनी जान ले लें तो मैं कम से कम आपकी पूरी लाश छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आचार्य वर्मा टूट चुके थे। ये वही शब्द थे जो उन्होंने कुछ देर पहले आर्यन से कहे थे, और अब उनके ही शब्द उनके मुंह पर तमाचे की तरह वापस आ गिरे थे। इसे मार डालो, चलो इससे लड़ते हैं। आचार्य वर्मा, आचार्य यश और आचार्य जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने आर्यन की एक न सुनी और उसकी तरफ झपट पड़े। आर्यन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जिद्दी बुड्ढों, लगता है मुझे ही तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। छन्न 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 व्यूह रचनाएं चमक उठीं और उन सभी व्यूह रचनाओं की शक्ति उस जगह इकट्ठा होने लगी जहां तीनों आचार्य खड़े थे। वह शक्ति बड़े बड़े नक्षत्रों में बदलने लगी। धड़ाम 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 घरों जितने बड़े बड़े नक्षत्र सीधे जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए। पफ पफ। हालांकि तीनों आचार्यों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नक्षत्रों की मार से बच नहीं पाए। वे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। व्यूह रचनाओं से बनी हुई तलवारों ने एक भयानक तलवार वर्षा का रूप ले लिया और सीधे उनकी तरफ बरस पड़ी। खचाक खचाक खचाक। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। पहले से ही बुरी तरह घायल वो तीनों आचार्य उन तलवारों से कटकर खून की धुंध में बदल गए। तीनों आचार्यों का वहीं अंत हो गया। हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। कृतिका और बाकी सब खुशी से उछल पड़े। पफ। ठीक उसी वक्त आर्यन के मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा छूटा, जिसने उसके सफेद कपड़ों को लाल कर दिया। वह सीधा जमीन की तरफ गिरने लगा। सर। कृतिका ने फुर्ती दिखाते हुए आर्यन को गिरने से पहले पकड़ लिया। उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घबराते हुए पूछा, आर्यन भैया, क्या आप ठीक हैं? मुझे ऐसे मत डराइए, जल्दी से यह आध्यात्मिक औषधि खा लीजिए। खांसते हुए, मैं ठीक हूं। इस कमबख्त डांव आघात ने तो लगभग अपना पूरा असर दिखा ही दिया था। कोई बात नहीं, यह घाव मेरी जान नहीं ले सकता। आर्यन ने कुछ और खून थूका, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर के आम घावों को भरने और डांव आघात को दबाने के लिए उपचार संत विद्या का इस्तेमाल करने लगा। कृतिका और बाकी लोग भी अपने घाव भरने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। साथ ही वे सब आर्यन की सुरक्षा भी कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन के बाहरी घाव काफी हद तक भर चुके थे। उसने अपने डांव आघात को दबा लिया था और अपनी साधना से बाहर आ गया। सुं सुं। तभी आसमान के किनारे से 2 बेहद तेज और चौंकाने वाली रोशनियां उनकी तरफ उड़ती हुई आईं। आर्यन अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी देवपतन तलवार कसकर पकड़ ली और ठंडी आंखों से सामने देखने लगा।
कृतिका और बाकी सब भी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने आर्यन को बीच में कर लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस वक्त अगर कोई ताकतवर इंसान आ रहा था तो यह पहचानना मुश्किल था कि वह दोस्त है या दुश्मन। उनके पास अब बचने का कोई और रास्ता नहीं था। अगर आचार्य राठौर जैसे कुछ और ताकतवर लोग आ जाते तो वे शायद आज की रात जिंदा नहीं बच पाते। आर्यन सर, वह तेज रोशनी उनके पास आकर रुकी। वे दो महिलाएं थीं। उनमें से एक तेज तर्रार काम्या थी और दूसरी एक बेहद शांत और ठंडी दिखने वाली महिला थी, जिसकी पीठ पर एक युद्ध तलवार बंधी हुई थी। सामने काम्या को देखकर आर्यन और बाकी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने हथियार नीचे कर ली। काम्या, तुम आखिरकार आ ही गईं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सच में यह डर सता रहा था कि कहीं बड़े परिवारों के दूसरे ताकतवर लोग ना आ जाएं। अगर ऐसा होता तो वह उन्हें किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाता। काम्या और शरण्या आर्यन के सामने आईं और उन्होंने अपने चारों तरफ फैले युद्ध के भयानक निशानों को देखा। हालांकि वे दोनों गगनचरम क्षेत्र में पहुंच चुकी थीं, फिर भी वहां का नजारा देखकर उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। काम्या का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने हैरानी से अपने छोटे से मुंह पर हाथ रख लिया। काम्या ने चीखते हुए कहा, आर्यन, ये सब क्या यह तबाही तुमने मचाई है? हे भगवान, युद्ध के ये निशान तो सीधे सीधे गगनचरम क्षेत्र की ताकत से मेल खाते हैं। आखिर तुम्हारा सामना कैसे दुश्मनों से हुआ था? शरण्या ने भी चौंकाने वाले भाव के साथ आर्यन की तरफ देखा, लेकिन वह बस एक छोटी सी नजर थी। वह बर्फ की तरह ठंडी महिला थी। ऐसा लगता था जैसे देव क्षेत्र की कोई भी चीज उसके शांत मन को विचलित नहीं कर सकती। मेरा सामना धराचरम महापूर्णता स्तर के कुछ माहिर लोगों से हुआ था, लेकिन अब वे सब मांस के लोथड़े बन चुके हैं, आर्यन ने बहुत ही आराम से कहा। क्या? काम्या की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उसे कुछ समझ में आया। आचार्य राठौर और उनके साथी अचानक गायब हो गए थे। क्या वे ही थे? लेकिन आर्यन ने किसी का नाम नहीं लिया था। काम्या इतनी समझदार तो थी ही कि वह समझ गई कि आर्यन ने आचार्य राठौर और बाकी लोगों को रास्ते के मामूली कांटों की तरह मारकर साफ कर दिया था। फिर भी काम्या के मन में यह जानने की बहुत बेचैनी थी कि आखिर आर्यन के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे उसने धराचरम महापूर्णता स्तर के इतने ताकतवर लोगों को मार गिराया। काम्या आर्यन के और करीब आ गई। उसका सीना और उसके होंठ आर्यन के सीने और होंठों को लगभग छू रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, अपनी इस दीदी को बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक शिलालेख विशेषज्ञ हूं, तुमने शायद सुना होगा। यह तो किस्मत की बात थी कि मेरे पास एक प्राचीन हत्यारा व्यूह बचा हुआ था, वरना आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होकर बात नहीं कर रहा होता। अपनी इसी समझदारी से मैंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। तो आचार्य काम्या, क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं देना चाहोगी? आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। काम्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे छोटे भाई आर्यन, तुम्हें और कैसा इनाम चाहिए? हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहां रुकना बहुत खतरे से खाली नहीं है। चलो पहले सत्य ड्रैगन नगर वापस चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि सत्य ड्रैगन नगर इस जगह से ज्यादा सुरक्षित है। वहां तो नक्षत्र गुरुकुल के शिष्यों का भी शिकार किया जा रहा है, आर्यन ने रूखेपन से कहा। शरण्या ने कड़क आवाज में कहा, सत्य ड्रैगन नगर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे नक्षत्र गुरुकुल के किसी शिष्य पर हाथ उठा सके। वह पूरा दल तेजी से हवा में उड़ा। उन्होंने फिर से एक युद्धपोत पर उड़ान भरी और जल्द ही सत्य ड्रैगन नगर लौट आए। सत्य ड्रैगन नगर लौटने के बाद आर्यन ने काव्या, युवान और बाकी लोगों को युद्ध आत्मा गुरुकुल वापस भेज दिया, लेकिन अप्सरा कुल की अप्सरा उसके साथ ही रहना चाहती थी। छन्न आर्यन ने जेड की एक बोतल खोली और अप्सरा कुल की उस छोटी लड़की को आजाद कर दिया जो उसके अंदर कैद थी। आह अप्सरा जी, आप सच में मानव जाति के इस घिनौने लड़के के साथ हैं? अप्सरा जी, क्या आप सच में इसकी रखैल बन गई हैं? आर्यन के बगल में अपनी अप्सरा को देखकर उस छोटी लड़की की चीख निकल गई और फिर आर्यन की कही हुई बातें याद आते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अप्सरा कुल की अप्सरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बदतमीजी मत करो, आर्यन जी एक बेहद शरीफ इंसान हैं। वह तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे। मुझ पर धोखे से हमला किया गया था और फिर एक दासी के रूप में नीलाम कर दिया गया।
आर्यन जी ने ही मेरी जान बचाई है। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए तुम्हें उनके साथ तमीज से पेश आना चाहिए। क्या ऐसा है? अप्सरा जी, ये इंसान बहुत चालाक है। आपको इस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे अप्सरा जी, हमारे कुल प्रमुख ने आदेश दिया है कि इंसानों के बीच कुछ समय बिताने के बाद आपको तुरंत पवित्र स्नान के लिए कुल में वापस लौटना होगा, उस छोटी लड़की ने कहा। अप्सरा कुल की अप्सरा ने आर्यन के सामने सिर झुकाकर सम्मान दिया और कहा, आर्यन जी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। मुझे शक है कि मुझ पर हुए हमले में दूसरे कुलों का हाथ था। अगर इस बात की गहराई से जांच नहीं की गई तो मुझे डर है कि कोई मेरे कुल के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चूंकि यह एक जरूरी मामला है तो तुम्हें वापस जाकर इसे संभालना चाहिए। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। अप्सरा कुल की अप्सरा की जान बचाना उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। सभी बाहरी प्रजातियां दुश्मन नहीं होती। कुछ बाहरी प्रजातियां सभी के साथ शांति से रहने में विश्वास रखती हैं। उसने अप्सरा कुल की अप्सरा को बचाकर उनके कुल पर एक एहसान किया था। किसी बाहरी प्रजाति की दोस्ती हासिल करना कोई घाटे का सौदा नहीं था। शायद वे भविष्य में उसके किसी काम भी आ सके। तो कुल मिलाकर उसने एक दासी खरीदी थी, लेकिन बदले में एक बाहरी प्रजाति की दोस्ती पाली थी। मां। ठीक उसी वक्त सभी को चौंकाते हुए अप्सरा कुल की अप्सरा ने झट से आगे बढ़कर आर्यन के गाल पर एक प्यारा सा चूम लिया। जैसे कोई भंवरा पल भर के लिए फूल को छूकर उड़ जाता है, वह भी बस एक पल का स्पर्श था और फिर वह दूर हट गई। शर्म से लाल चेहरे के साथ वह हवा में उड़ते हुए सत्य ड्रैगन नगर से दूर चली गई। आर्यन जी, अलविदा। दूर से उसकी मीठी और थोड़ी शर्मीली आवाज गूंजी। अप्सरा कुल की अप्सरा के जाते ही वह छोटी लड़की भी आर्यन के सामने झुकी और अपनी अप्सरा के पीछे पीछे सत्य ड्रैगन नगर से बाहर चली गई। आर्यन भैया! कृतिका एक दिलकश मुस्कान बिखेरते हुए आर्यन के पास आई और जोर से उसकी कमर पर चिकोटी काट ली। सीस। आर्यन के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। यह लड़की सच में बहुत जालिम थी। क्या वह अप्सरा कुल की अप्सरा का सिर्फ एक छोटा सा चंबन ही तो था? वह भी सिर्फ गाल पर, होठों पर नहीं, और वह भी अचानक किया गया हमला था। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत दर्द हो रहा है। कृतिका, तुम गलत समझ रही हो। यह अप्सरा कुल में विदाई देने का एक तरीका है, इसका कोई और मतलब नहीं है। मैंने तो अप्सरा कुल के ऐसे किसी रिवाज के बारे में कभी नहीं सुना। और फिर उस छोटी लड़की ने तुम्हें इस रिवाज से विदाई क्यों नहीं दी? मेघना ने ताना मारते हुए कहा। आर्यन का चेहरा उतर गया। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। हमें अब नक्षत्र गुरुकुल वापस चलना चाहिए। क्या काम्या ने नहीं कहा था कि कुछ खास इनाम मिलने वाले हैं? हमारे नक्षत्र अंक 5000 से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए हमें पक्का कोई बहुत ही शानदार इनाम मिलेगा। कृतिका ने मुंह बनाते हुए नाक सिकोड़ी, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। वह पूरा समूह नक्षत्र गुरुकुल की तरफ चल पड़ा और जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शिव और विश्व विनाशक फीनिक्स वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। विश्व विनाशक फीनिक्स ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूरा और हंसते हुए बोला, लड़के, तू अभी तक जिंदा है। वह आकाशीय वज्रदंड भी तुझे मार नहीं सका। सच में बुरी बलाएं इतनी आसानी से नहीं टलती। तेरी वर्जित दिव्य काया ने तो सच में आकाश तत्व क्षेत्र में कदम रख ही दिया। भैया, शिव को आपकी बहुत याद आई। शिवी बहुत ही प्यारी और समझदार लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन वह रोई नहीं। आर्यन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी नाक खींचते हुए बोला, भैया को भी तुम्हारी बहुत याद आई। क्या इस बीच किसी ने तुम्हें परेशान किया? जिसने भी मेरी शिवी को रुलाने की जुर्रत की होगी, भैया जाकर उसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे। नहीं, बात बस इतनी है कि श्वेत ने रसोई से खाना चुराया था और फिर एक बहुत ही सुंदर दीदी ने उसे आध्यात्मिक औषधि चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने तो इसे लगभग मार ही डाला था। और तो और, श्वेत रोज छुपकर सुंदर दीदियों को नहाते हुए देखता है और कुछ बार तो रंगे हाथों पकड़ा भी गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वे इसे पकड़कर इसका सूप बना देंगे। भैया, आपको श्वेत को बचाना होगा, वह बहुत बेचारा है। शिवी ने विश्व विनाशक फीनिक्स की तरफ से वकालत करते हुए कहा। फफ,
कृतिका और बाकी सब यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ नीला शोक कवक वैसे तो विश्व विनाशक फीनिक्स को डांट रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था जैसे उसे अपना कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो, और उसने जल्दी से विश्व विनाशक फीनिक्स के गले में बाहें डाल दी। आर्यन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह मरा हुआ फीनिक्स पक्षी जहां भी जाता है कभी चैन से नहीं बैठता। नीले शोक कवक और विश्व विनाशक फीनिक्स को इस तरह एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनते देख आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अब और भी ज्यादा यकीन होने लगा था कि सम्राट के पीछे चलने वाले देव पशु सच में एक से बढ़कर एक नमूने थे। और तो और ये दोनों नमूने किसी नियम कानून को नहीं मानते थे और उन्हें किसी का खौफ भी नहीं था। आर्यन ने विश्व विनाशक फीनिक्स को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, अरे ओ मरे हुए फीनिक्स, क्या तू कोई ढंग का काम नहीं कर सकता? रसोई से खाना चुराना फिर भी समझ आता है, लेकिन तूने जड़ी बूटियों वाले बाग से आध्यात्मिक औषधि भी चुराई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तू पकड़ा भी गया। तूने गुरुकुल की शिष्याओं को छुपकर नहाते हुए देखा और लगभग पकड़ा ही गया था। तूने सच में अपनी इतनी लंबी उम्र यूं ही बर्बाद कर दी है। अगर तूने इन बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सत्यानाश, क्या यह सम्राट इतना ही गैर जिम्मेदार है? क्या रसोई से थोड़ा खाना ले लेना कोई बड़ी बात है? और जड़ी बूटियों वाले बाग में आध्यात्मिक औषधियां क्या सजाने के लिए उगाई गई हैं? वो तो तोड़ने के लिए ही होती है ना। और यह तो उन शिष्याओं की खुशकिस्मती है कि इस सम्राट की नजर उन पर पड़ी। वैसे भी आचार्य को भी तो देखा जा चुका है, तो इनमें ऐसा क्या खास है? तू फिक्र मत कर, इस सम्राट की किस्मत में किसी महारानी से शादी करना लिखा है। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। विश्व विनाशक फीनिक्स ने अपना सिर हिलाते हुए बड़ी शान से कहा। आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कमबख्त, यह मरा हुआ फीनिक्स। भैया, श्वेत को मत डांटिए ना। श्वेत ने मुझे पूरे नक्षत्र गुरुकुल की सैर कराई है। शिवी अब भैया से भी ज्यादा अच्छी तरह से नक्षत्र गुरुकुल को जानती है। ओहो, उसने यह भी बताया कि नक्षत्र गुरुकुल के पिछले पहाड़ पर जो जंगली जानवर हैं वो सब पालतू हैं। वो पहाड़ों वाले जंगली जानवरों जितने खूंखार नहीं हैं और उन्हें भूनकर खाने में पक्का कोई स्वाद नहीं आएगा। शिवी अभी भी विश्व विनाशक फीनिक्स की ही तरफदारी कर रही थी। विश्व विनाशक फीनिक्स तो जैसे रोने ही वाला था। क्या यह मेरी तरफदारी थी? यह तो सीधे सीधे मेरी चुगली कर रही थी। आर्यन ने विश्व विनाशक फीनिक्स को घूरते हुए कहा, मरे हुए फीनिक्स, तू सच में कभी सुधरने वाला नहीं है। क्या तूने उन जंगली जानवरों के ठिकानों का पता लगा लिया है? सत्यानाश, छोकरे, तू अभी भी मुझे ही ताने मार रहा है। कहीं तेरे दिमाग में भी तो। विश्व विनाशक फीनिक्स झट से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन भी उन जंगली जानवरों को भूनकर खाना चाहता था। आर्यन जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। मरे हुए फीनिक्स, तूने इतने सारे फालतू काम किए हैं, लेकिन शिवी का ख्याल रखना और उन जंगली जानवरों का ठिकाना ढूंढना ही तेरे सबसे ढंग के काम है। चलो चलकर देखते हैं कि वह खास इनाम क्या है। कामया पक्का हमारा इंतजार कर रही होगी। वह समूह नक्षत्र गुरुकुल के अंदर दाखिल हुआ और इससे पहले कि वे अपने आंगन तक पहुंच पाते, कोई आर्यन को संदेश देने के लिए आ गया। जो लड़की आई थी वह शीतल थी, आंतरिक परिसर की वही वरिष्ठ शिष्या जो सबसे पहले आर्यन और बाकी लोगों को गुरुकुल में लेकर आई थी। आर्यन, आचार्य काम्या तुमसे अकेले में मिलना चाहती हैं। वह तुम्हें उस खास इनाम के बारे में सब कुछ समझाएंगी और 3 दिन बाद वह तुम्हें तुम्हारा खास इनाम दिलाने के लिए ले जाएंगी, शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। आर्यन खुशी से झूम उठा। चूंकि यह एक खास इनाम था तो पक्का इसमें बहुत सी शानदार चीजें होंगी। नीलमेघ नगर में पत्थरों के जुए से और देवरत्नों की नीलामी से उसे जितने भी ऊर्जा क्रिस्टल मिले थे, उनका बड़ा हिस्सा तो नीलमेघ के युद्ध में ही खत्म हो गया था। गगन सीमा राज्य को बनाने और आर्यकुल की ताकत बढ़ाने में भी थोड़ा बहुत खर्चा हो गया था। देवपतन वर्जित क्षेत्र में सिंदूरी पवित्र फल की नकल बनाने और उसके बाद हुए खर्चे के कारण अब उसके ऊर्जा क्रिस्टल लगभग खत्म ही हो चुके थे। उसके पास अब सिर्फ दिव्य स्फटिक, पवित्र फल और अमर दिव्य औषधि जैसे अनमोल खजाने ही बचे थे, लेकिन इन चीजों को बेचा नहीं जा सकता था।
अभी उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। आर्यन ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ शिष्या। शीतल अपने नाम की ही तरह ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ और पाले के समान। पूरे रास्ते उसने आर्यन से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार बांधे वह बिना किसी भाव के बस सीधे आगे देख रही थी। रास्ते में मिलने वाले शिष्यों की नजरों की उसने पूरी तरह से अनदेखी कर दी। आसपास के सभी शिष्य शीतल को एक अलग ही सम्मान और विस्मय भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन साथ ही आर्यन को उसके साथ देखकर उनके दिलों में हल्की सी जलन भी सुलग रही थी। आर्यन को काम्या के निवास स्थान तक पहुंचाने के बाद शीतल ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आर्यन भी इस शांति से खुश था। वह खामोशी से आचार्य काम्या के छोटे से आंगन की ओर बढ़ गया। क्या छोटे भाई आर्यन आ गए हैं? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर से काम्या की अलसाई हुई आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी नींद से उठी हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी मादकता और आकर्षण था। चरमराने की आवाज के साथ आर्यन ने दरवाजा धकेला और आंगन में कदम रखा। अंदर जाते ही वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाहर से जो महज एक छोटा सा आंगन लग रहा था, अंदर से वह किसी भव्य महल जैसा विशाल था। वहां अभ्यास के लिए एक अखाड़ा और औषधि बनाने का स्थान भी था। एक साधक को जिस भी चीज की जरूरत हो सकती थी वह सब वहां मौजूद था। पूरा आंगन रंग बिरंगे फूलों, आध्यात्मिक पौधों और आध्यात्मिक औषधियों से महक रहा था। कुछ शांत स्वभाव वाले जंगली जानवर वहां आराम कर रहे थे और अमर सारस खूबसूरती से नृत्य कर रहे थे। छप छप पानी की आवाज सुनकर आर्यन के चेहरे पर थोड़ी झिझक आ गई। उसे समझ आ गया कि काम्या अभी भी स्नान कर रही थी। यह सच था कि योद्धाओं के पास शरीर की गंदगी और पसीने को साफ करने की गुप्त विद्याएं होती हैं, लेकिन स्नान करने का आनंद ही कुछ और है। परीक्षा स्थल के हालात बहुत कठिन थे और काम्या जैसी खूबसूरत स्त्री के लिए 10 दिनों से ज्यादा बिना स्नान किए रहना मुश्किल रहा होगा। वहां से लौटते ही स्नान करना किसी भी स्त्री के स्वाभाविक स्वभाव का हिस्सा था। आर्यन ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, आचार्य काम्या, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। छप छप स्नान करने की आवाज फिर से आई, जिसने आर्यन को और भी असहज कर दिया। अगर किसी और शिष्य या आचार्यों ने उसे यहां देख लिया तो वे गलत समझ बैठेंगे। उन्हें लगेगा कि वह आचार्य काम्या को स्नान करते हुए छुपकर देखने आया है। ही क्या हुआ? छोटे भाई आर्यन शर्मा गए। बैठक में गर्म चाय रखी है, तुम वहां बैठकर चाय पियो और अपनी वरिष्ठ शिष्या का इंतजार करो, ठीक है? काम्या की नशीली आवाज पानी के छपाकों के साथ मिलकर किसी के भी मन में हलचल मचाने के लिए काफी थी। जब काम्या ने खुद ही ऐसा कह दिया तो आर्यन के लिए वहां से जाना मुमकिन नहीं था। वह बैठक की ओर गया और वहां बैठकर मध्यम श्रेणी की चाय पीते हुए इंतजार करने लगा। लगभग 1 प्याली चाय पीने भर का समय बीता होगा, तभी दरवाजा खुला और काम्या अंदर आई। उसके आते ही एक मनमोहक सुगंध हवा में घुल गई। काम्या ने केवल एक हल्का रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था, जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रहा था। उसके गोरे और कोमल रूप की आधी झलक उस भीगे वस्त्र से साफ नजर आ रही थी, जो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। उसके रूप की वह मादकता किसी भी आर्षी का ध्यान भंग कर सकती थी। यद्यपि आर्यन का खुद पर अच्छा नियंत्रण था, फिर भी यह नजारा उसके लिए थोड़ा विचलित करने वाला था। उसकी त्वचा पर पानी की कुछ बूंदें अभी भी चमक रही थीं, जो एक अंतहीन आकर्षण पैदा कर रही थीं। आर्यन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आचार्य काम्या, आपको पहले कुछ ढंग के कपड़े पहन लेने चाहिए। ही छोटे भाई आर्यन, तुम सच नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारी वरिष्ठ शिष्या को यह वस्त्र भी उतार देना चाहिए? काम्या ने अपने गीले काले बालों को झटकते हुए कहा और अपने वस्त्र की डोरी की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर वह डोरी जरा सी भी खींचती तो वह रेशमी कपड़ा खिसक जाता और उसका सारा रूप आर्यन के सामने खुल जाता। आर्यन अंदर तक हिल गया। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि वह इतना आकर्षक है कि हर कोई उस पर मोहित हो जाए या उसे देखते ही फूल खिल उठे। अगर काम्या ने सच में अपना वस्त्र उतार दिया तो चाहे उसका इरादा कुछ भी हो, आर्यन हमेशा के लिए उसके जाल में उलझ कर रह जाएगा। काम्या के इस बर्ताव के कई कारण हो सकते थे।
पहला, शायद वह सिर्फ मजाक कर रही थी और आर्यन को चिढ़ाना चाहती थी। अगर आर्यन सच में हामी भर देता तो काम्या यकीनन उसका मजाक उड़ाती और शायद उसकी जमकर पिटाई भी कर देती। दूसरा कारण यह हो सकता था कि काम्या सच में खुद को उसे सौंपना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा था तो उसे यकीनन आर्यन से कोई बहुत बड़ा फायदा चाहिए होगा, वरना कोई भी स्त्री आकाश तत्व क्षेत्र के एक युवा को इतनी जल्दी खुद को नहीं सौंपती। शायद वह आर्यन की प्रतिभा और आर्यकुल की ताकत को अहमियत दे रही थी। तीसरा कारण यह हो सकता था कि वह अभी अभी स्नान करके आई थी और उसे कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। सबसे बड़ी संभावना यही थी कि काम्या बस एक पल के आवेग में ऐसा कर रही थी। अगर आर्यन ने सच में उसे देख लिया या उनके बीच कुछ हो गया तो वह आवेग खत्म होते ही आर्यन एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हो सकता है उसकी जान न जाए, लेकिन उसका जीवन नर्क जरूर बन जाएगा। चाहे काम्या का इरादा कुछ भी हो, आर्यन अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता था। एक पुरुष का किसी स्त्री के प्रति आकर्षित न होना एक ढोंग हो सकता है, लेकिन इंसान को सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए। अगर कोई बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं में बह जाए तो उसे अपनी मौत का पता भी नहीं चलेगा। आर्यन ने सूखी हंसी के साथ कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। ही छोटे भाई आर्यन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सच्चे और संस्कारी इंसान हो। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन नक्षत्र गुरुकुल के ना जाने कितने शिष्य और आचार्य मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, और अब जब मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो तुम इनकार कर रहे हो। छोटे भाई आर्यन, ठीक से सोच लो, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो शायद तुम्हें जीवन में ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। काम्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। उसका गोरा हाथ अभी भी वस्त्र की डोरी पर था। बस एक हल्का सा खिंचाव और उसका सारा राज आर्यन के सामने बेपर्दा हो जाता। आर्यन ने संभलते हुए कहा, पुराने समय से ही शूरवीरों को सुंदरता आकर्षित करती आई है। मैं कोई अमर देवता तो हूं नहीं, मुझ में भी भावनाएं हैं, लेकिन यह एक आचार्य के सम्मान का सवाल है। अगर मैंने आज सच में आपके इस कोमल रूप की मर्यादा लांघी तो मुझे डर है कि मैं इस आंगन से जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए मेरी जान ज्यादा कीमती है। काम्या एक गगन चरम क्षेत्र की योद्धा थी। अगर वह सच में इस बात पर क्रोधित हो गई तो आर्यन उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। ही पूरी दुनिया में मशहूर आर्यकुल का सम्राट पुत्र, वह विनाशक राजा जिसने नीलमेघ युद्ध में एक महान किंवदंती रची थी, क्या वह अभी भी मौत से डरता है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मौत से खौफ खाने वाले इंसान हो, काम्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने अपने वस्त्र की डोरी को नहीं खींचा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आचार्य मजाक कर रही हैं। युद्ध के मैदान में वीरगति पाना तो एक योद्धा का गौरव है, लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे हासिल करना है। ही छोटे भाई आर्यन के दिल में कोई और बसता है ना? कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। जब तुम्हारे पास कृतिका और मेघना जैसी अनुपम सुंदरियां हैं तो तुम मेरी तरफ क्यों ही देखोगे? काम्या मुस्कुराई और एक ही पल में वह आर्यन के सामने रखी बेंत की कुर्सी पर जाकर आराम से लेट गई। उसकी लंबी, गोरी और खूबसूरत टांगें वस्त्र से बाहर छलक रही थीं। कपड़े ने उसे बहुत मुश्किल से ढका हुआ था। जब उसने अलसाई हुई अंगड़ाई ली तो उसका रूप और भी निखर कर सामने आ गया, जो किसी को भी बेकाबू करने के लिए काफी था। यद्यपि आर्यन की इच्छा शक्ति किसी भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी, फिर भी उसका गला सूखने लगा था। इस वक्त वह बस जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। उस आग लगा देने वाले हुस्न और मादकता से दूर भाग जाना चाहता था। अगर वह वहां कुछ देर और रुकता तो उसे डर था कि वह सच में खुद पर से नियंत्रण खो देगा और यह एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना होगा। आर्यन ने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे की बात की। आचार्य काम्या, वरिष्ठ शिष्या शीतल ने मुझे बताया था कि आपने मेरी परीक्षा के लिए कोई खास इनाम रखा है। मैं जान सकता हूं कि वह इनाम क्या है? ही कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। मैं तुम्हारे सामने इस हाल में हूं और तुम्हें अभी भी उस छोटे से इनाम की पड़ी है। काम्या ने आर्यन को एक रूठी हुई और प्यारी सी नजर से देखा, जैसे वह अभी रो पड़ेगी।
आर्यन उस नजर के सामने कमजोर पड़ने लगा था। उसने जल्दी से सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ठहरा एक साधारण इंसान जिसके पास पैसों की हमेशा कमी रहती है। मैं तो बस थोड़े बहुत ऊर्जा क्रिस्टलों की उम्मीद कर रहा था। ही, ऊर्जा क्रिस्टलों के बारे में तो सोचना भी मत। वह खास इनाम नक्षत्र ऊर्जा कुंड है। मुझे यकीन है तुमने इसके बारे में सुना होगा। तुमने 15,000 नक्षत्र अंक हासिल करके नक्षत्र गुरुकुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए गुरुकुल की तरफ से तुम्हें नक्षत्र ऊर्जा कुंड में 3 दिन तक साधना करने का इनाम दिया जा रहा है, कामिया ने हंसते हुए बताया। आर्यन के माथे पर सिलवटें आ गईं। मैंने एक महान इतिहास रचा और मुझे इनाम में सिर्फ इतना ही मिल रहा है। यह पहले से ही बहुत ज्यादा है। जिन भी शिष्यों के अंक 5,000 से ज्यादा होते हैं उन्हें वहां जाने का मौका मिलता है, लेकिन कृतिका और बाकी सबको सिर्फ 1 दिन का समय मिला है। इसलिए उदास मत हो, तुम्हारी वरिष्ठ शिष्या तुम्हें एक और रहस्यमयी इनाम देगी। काम्या खिलखिला उठी। आर्यन कुछ उलझन में था और वह पूछने ही वाला था कि वह इनाम क्या है। तभी उसकी आंखों के सामने एक परछाई तेजी से गुजरी और अगले ही पल उसे अपने होठों पर किसी बेहद कोमल और खुशबूदार चीज का एहसास हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह पता चला कि जिस खास इनाम की काम्या बात कर रही थी वह असल में काम्या का एक मीठा सा चुंबन था। उस खूबसूरत आचार्य का खास इनाम एक महकता हुआ मीठा चुंबन था। काम्या के शरीर से एक कुंवारी कन्या की मनमोहक सुगंध उठ रही थी जो आर्यन को मदहोश कर रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काम्या जैसी आग लगाने वाली और खुले विचारों वाली स्त्री अभी भी एक कुंवारी कन्या होगी। उसके पतले, महकते और कोमल होठों ने आर्यन के होठों को धीरे से ढक लिया था। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे जबरदस्ती चूमा गया था। एक बेहद खूबसूरत स्त्री, या यूं कहें कि एक खूबसूरत आचार्य द्वारा चूमे जाने पर उसकी वह नशीली और कुंवारी सुगंध आर्यन की सांसों में घुल गई और वह खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाया। यह साफ था कि काम्या के पास इस चीज का कोई अनुभव नहीं था। यह उसका पहला चुंबन था। उसने बस आर्यन के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया था और उसे इस बात पर प्रतिक्रिया देने में कुछ पल लग गए। जब काम्या ने खुद इतनी पहल की थी तो आर्यन बिना कुछ किए कैसे रह सकता था। आर्यन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और काम्या की पतली कमर को बाहों में भर लिया ताकि वह इस चुंबन को और गहरा कर सके। सर। अगले ही पल आर्यन के हाथ हवा में खाली रह गए। ही, छोटे भाई आर्यन, मैंने अभी तुम्हें एक मौका दिया था, है ना? तुमने खुद उस मौके का फायदा नहीं उठाया तो अब तुम अपनी हद पार नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें इनाम में सिर्फ एक मीठा चुंबन दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। काम्या की नशीली आवाज फिर से गूंजी। वह पहले ही आर्यन के सामने वाली बेंत की कुर्सी पर जाकर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी और वह खिलखिला रही थी। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाई। उसने खुद उसे जबरदस्ती चूमा था और फिर भी कह रही थी कि ज्यादा मत सोचो। वह भला कैसे न सोचता। एक बेहद खूबसूरत स्त्री ने खुद आगे बढ़कर उसे चूमा था और अब वह उसे कुछ और सोचने भी नहीं दे रही थी। ऐसे तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा। काम्या लगातार उसे ललचा रही थी और साथ ही कह रही थी कि वह ज्यादा न सोचे। यह तो एक तरफ आग और दूसरी तरफ बर्फ होने जैसा था। बर्फ और आग का दोहरा नर्क। आर्यन हंसा। जब इनाम में एक मीठा चुंबन मिल सकता है तो शायद कुछ और भी काम की चीज इनाम में मिल सकती है। कुछ और काम की चीज? ही, जैसे कि क्या? काम्या ने चाय की एक घूंट ली। उसका छोटा सा मुंह हल्का सा खुला हुआ था जो गजब का आकर्षण पैदा कर रहा था। आर्यन खुलकर हंसा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो मौका मिला था, मैं चाहता हूं कि मुझे वैसा ही मौका एक बार फिर मिले। ही, छोटे भाई आर्यन, मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूं। मैंने अभी जज्बात में बहकर ऐसा कर दिया था और तुमने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं। अब वह मौका कब का हाथ से निकल चुका है। अपनी किस्मत को और मत आजमाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, काम्या ने हंसते हुए कहा। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने एक लंबी और बनावटी आह भरते हुए कहा, हे भगवान, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख यही है कि कोई चीज आंखों के सामने हो लेकिन उसे छका ना जा सके। हाथ बढ़ाओ तो लगता है छू लिया, लेकिन फिर भी वह हाथ नहीं आती। अगर आसमान मुझे एक और मौका दे
तो मैं उस मौके को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत परेशान करते हो छोटे भाई आर्यन, तुम्हारी ये सारी बातें बहुत झूठी लगती हैं। खैर, 3 दिन बाद तुम्हें नक्षत्र ऊर्जा कुंड में जाना है, इसलिए अब वापस जाओ और अपनी तैयारी करो। और अगर तुम्हें अभी मिले मौके को गंवाने का इतना ही पछतावा हो रहा है तो तुम्हारी 2 मंगेतर है ना, जाओ और उनके पास जाओ। ही काम्या खिलखिला उठी। आर्यन ने काम्या के साथ थोड़ी देर और बातचीत की और फिर वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। ऐसी मोहक और नशीली स्त्री के साथ रहना हर पल एक कड़े इम्तिहान जैसा था। उसे लगा कि यहां से जल्दी निकल जाना ही बेहतर है, वरना वह यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सर, आर्यन के जाते ही काम्या के कमरे में एक और शख्स प्रकट हुआ। वह शरण्या थी, जो बिल्कुल शीतल की तरह ही बर्फ जैसी ठंडी और शांत थी। दोनों जैसे एक ही सांचे में ढली हुई थीं। बहन काम्या, कहीं तुम सच में इस लड़के के प्यार में तो नहीं पड़ गई हो? तुमने तो अपना पहला चुंबन भी उसे दे दिया, शरण्या ने ठंडी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती हैरानी यह बता रही थी कि अंदर से वह भी हैरान थी। काम्या ने एक हल्की सी आह भरी। बहन शरण्या, तुम फिर मुझे चिढ़ा रही हो। मेरे जैसी लड़की किसी को पसंद करने के लायक कैसे हो सकती है? मैं तो बस पवन कुल से निकाली गई एक अनाथ हूं। मेरे पास परिवार का कोई सहारा नहीं है। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि शायद उसे भी अपनी परेशानियों में उलझा दूंगी। बहन काम्या, तुम बहुत जिद्दी हो। देव क्षेत्र के ज्यादातर पुरुष एहसान फरामोश होते हैं। तुम इतनी हट क्यों कर रही हो? भले ही आर्यन बाकी साधारण योद्धाओं से अलग हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि आर्य कुल का सम्राट पुत्र हमेशा अकेलेपन का ही शिकार होता है। अच्छा यही होगा कि तुम उसके साथ अपनी सीमाएं पार न करो। तुम इतनी समझदार हो बहन काम्या, तुमने यकीनन इस बारे में सोचा होगा। फिर तुमने अभी उसे वह चुंबन क्यों दिया? क्या यह कोई बुरी किस्मत का खेल था? शरण्या ने धीमी आवाज में कहा। काम्या ने फिर से आह भरी। उसे देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब काका आर्य आर्यन को लेकर पवन कुल आए थे। तब वह 1 साल का भी नहीं था। उन्होंने मेरे पिता से मजाक किया था कि वे हमारे दोनों कुलों के बीच रिश्तेदारी करना चाहते हैं, और मेरे पिता भी मेरी शादी उससे करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अफसोस, बाद में काका आर्य कुल के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को लेकर सीमांत भूमि चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। इसलिए वह पुरानी बात कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया बहन। मुझे अपनी हदें पता है और मैं उन्हें कभी पार नहीं करूंगी। यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी हदें पता है। उसके पास पहले से ही 2 मंगेतर हैं और एक पुरानी मंगेतर है जिसके साथ अब उसकी दुश्मनी है। मुझे बस इस बात का डर है कि तुम उसके प्यार में बहुत गहरी न डूब जाओ। उसका नक्षत्र गुरुकुल आने का कोई न कोई मकसद जरूर होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उसे किस चीज की तलाश है। शायद गुरुकुल के कुलपति इस बारे में जानते हों, शरण्या ने सोचते हुए कहा। काम्या ने गंभीरता से कहा, खैर जो भी हो, आर्य कुल में हमेशा से ही कई शूरवीर पैदा हुए हैं। अंधकार युग में आर्य कुल के सम्राट पुत्र का उभरना तय है। आजकल विदेशी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं और सभी बड़े वर्जित क्षेत्रों में भी हलचल मची हुई है। मुझे डर है कि अंधकार युग का आगमन अब ज्यादा दूर नहीं है। हम भले ही स्त्रियां हैं, लेकिन अगर हम उसकी कुछ मदद कर सकती हैं तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर सत्य ड्रैगन, प्राचीन साम्राज्य का शाही परिवार, अमर महल और बाकी ताकतें सच में उसे मार देती हैं, तो जब अंधकार का आगमन होगा तब उस तबाही को कौन रोकेगा? यह हमारी मानव जाति के लिए सच में एक बहुत बड़ा मजाक है। सदियों से कुछ महान सम्राटों को छोड़कर केवल आर्य कुल के सम्राट पुत्र ही उस अंधकार की तबाही को रोकने में कामयाब हो पाए हैं। फिर भी बहुत सी ताकतें आर्य कुल के सम्राट पुत्र के खिलाफ ही साजिशें रचती रहती हैं। खैर छोड़ो, भविष्य में क्या होगा यह कौन बता सकता है? शरण्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। काम्या के आंगन से बाहर निकलने के बाद आर्यन तेजी से अपने निवास स्थान की ओर लौट गया। चूंकि उसके नक्षत्र अंक 5000 से ज्यादा थे, इसलिए कृतिका, मेघना और गार्गी की तरह ही उसे भी अपना खुद का एक आंगन चुनने का अधिकार था। उन सभी ने मिलकर एक शांत और एकांत सा आंगन चुना और वहीं रहने लगे।
विश्व विनाशक फीनिक्स और नीला शोक कवक भी स्वाभाविक रूप से वहीं रहते थे। उनका मुख्य काम शिवी की रक्षा करना और उसके साथ खेलना था। जहां तक काव्या की बात थी, जिसके नक्षत्र अंक भी 5000 से ज्यादा थे, वह वापस आते ही वहां से चली गई। सुना था कि वह अपनी बड़ी बहन को खोजने गई है। वापस लौटने के बाद आर्यन ने कृतिका और बाकी सबके साथ मिलकर रात का खाना खाया। उसके बाद वह अपने कमरे में गया और ध्यान की मुद्रा में बैठकर साधना करने लगा। प्राचीन राक्षस खंडहरों में उसने बहुत कुछ झेला था और वापस आते समय उस पर हमला भी हुआ था, जिससे उसे कई चोटें आई थीं। फिलहाल उसकी साधना का मुख्य मकसद अपने घावों को भरना ही था। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए और आर्यन ने यह सारा समय अपने घावों को ठीक करने में ही बिता दिया। 3 दिनों की साधना के बाद उसके बाहरी घाव तो पूरी तरह से भर गए थे, लेकिन उसके डांव आघात में कोई सुधार नहीं हुआ था। डांव आघात को ठीक करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आर्यन भाई, मैं आप सबको नक्षत्र ऊर्जा कुंड में ले जाने के लिए आई हूं। आर्यन भाई नक्षत्र ऊर्जा कुंड में 3 दिन तक साधना का आनंद ले सकते हैं, जबकि छोटी बहन कृतिका, छोटी बहन मेघना और छोटी बहन गार्गी को 1 दिन की साधना का समय मिलेगा। कृपया मेरे पीछे आइए। शीतल एक बार फिर आर्यन को खोजने आई थी, ताकि वह उन सबको नक्षत्र ऊर्जा कुंड तक ले जा सके। नक्षत्र ऊर्जा कुंड नक्षत्र गुरुकुल का एक गुप्त क्षेत्र था। अंदर जाते ही आर्यन ने देखा कि वह जगह बिल्कुल तारों से भरे आसमान जैसी थी, जहां ऊपर की तरफ चमकते हुए तारों की रोशनी बिखरी हुई थी। बीचों बीच एक कुंड बना हुआ था, जिसके पानी में तारों की रोशनी झिलमिला रही थी। यह ऊर्जा कुंड बाहरी दुनिया के तारों की शक्ति और नक्षत्र गुरुकुल की नींव के नीचे दबे हुए प्राचीन तारों के अवशेषों को खींचकर बनाया गया था। इसमें आध्यात्मिक औषधियां, ऊर्जा क्रिस्टल और दूसरी आध्यात्मिक सामग्रियों के साथ साथ आकाश और पृथ्वी की मूल ऊर्जा भी मिली हुई थी। यह किसी भी योद्धा की भौतिक काया को अंदर तक शुद्ध कर सकता था और उनकी साधना की गति को कई गुना बढ़ा सकता था।